जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो श्रेष्ठा योजना क्लास 9th एज वेल एज 11th के लिए और साथ ही साथ जो बच्चे राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी कर रहे हैं, CHS की तैयारी कर रहे हैं और या PMSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कई बच्चे मैं जैसे पिछली बार मैंने इंग्लिश में प्रश्न दिखाए थे तो हिंदी मीडियम के बच्चे कहने लगे सर दिखाइए दिखाइए, मतलब हिंदी में प्रश्न दिखाइए। तो बच्चों, एक चीज़ आपने लग रहा है कि जो मैंने जितने बच्चे टॉप कर रहे हैं या जो बच्चे निकल रहे हैं, सफल हो रहे हैं, आपने उनके वीडियोस नहीं देखे। सभी बच्चों ने, आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो बच्चा लिखने में आलसपन दिखाएगा वो पिछड़ जाएगा। टॉपर बच्चा है, देखिए सैदुल का मैंने दिखाया हुआ है, बिहार राज्य का टॉपर है, 166 नंबर आए हैं, उसका दिखाया मैंने। जो वाराणसी की जो नवोदय की टॉपर है उसका आपने वीडियो देखा होगा। उन्होंने पढ़ा कैसे, उन्होंने लिखा, चीज़ों को लिखा, चीज़ों को हल किया। और जो बच्चे शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे कि बस स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में देख लेंगे, तो बाद में कभी नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश में प्रश्न आपको आज भी दिख रहे हैं, हिंदी के काफ़ी मैंने प्रश्न बताए हुए हैं। देखिए आपके हिंदी वाले प्रश्न काफ़ी मैंने बताए हुए हैं। बस आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है। चैनल होता है नव शिक्षण चैनल पे जाइए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, श्रेष्ठा के तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें मैंने हिंदी का ही पूरा दिखाया हुआ है, इंग्लिश बहुत कम दिखाया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ NMMS के जो बच्चे श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, NMMS को मैंने 3 भागों में बांटा है, उसमें श्रेष्ठा के भी वीडियोज़ हैं। मैंने गणित को, मैथ को अलग बांटा हुआ है, ठीक है। साइंस को, विज्ञान को अलग मैंने बांटा हुआ है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन को मैंने अलग बांटा हुआ है। इन तीनों वीडियोस को आप देखिए, पूरे हिंदी में प्रश्न हैं, पूरे चीज़ मैं यहाँ पे भी हिंदी में ही समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। उसको आप देखिए, आपकी तैयारी बच्चों ज़बरदस्त हो जाएगी। जितने भी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर PMSSB का भी क्या हमें पढ़ना है। हर एक वीडियो में जो भी नए बच्चे देख रहे हैं मैं बताता हूँ कि PMSSB और श्रेष्ठा दोनों के एग्ज़ाम जो है NTA ही लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। पैटर्न भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन पेपर को विधिवत दोनों के बताया हुआ है, PMSSB के भी उस पर, और आप मिला के देख सकते हैं, वही प्रश्न, उसी तरह के प्रश्न, उसी तरह के सिलेबस आ रहे हैं। बल्कि PMSSB के क्योंकि पहले हो गई तो उसके प्रश्न कुछ श्रेष्ठा में भी आए थे। तो आपको दोनों के प्रश्न देखने, जो भी वीडियो दिखा रहा हूँ उसको आप ज़रूर बच्चों नोट डाउन कीजिएगा, मेहनत कीजिए, समय काफ़ी कम बचा है, मेहनत कीजिए, ठीक है। और अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। मैं देखता हूँ बच्चे 1-2 मिनट देख के फिल्म की तरह छोड़ देते हैं, तो अपने ही बच्चों आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न जो मैं इधर भी वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं। ये इंग्लिश में ही मुझे प्राप्त हुआ इसीलिए, नहीं तो हिंदी में तो मेरे पास पूरी किताब पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं तो बता ही सकता हूँ। अभी गणित के भी सवाल मैं हल करके बताऊंगा, ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं और भी मैथ्स के भी क्वेश्चंस बताऊंगा हल करके। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियोस वेट कीजिए, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। पहला सवाल है, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर दी डेथ ऑफ अलीवर्दी खां, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी देखिए यही होगा, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ठीक है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर C, सिराजुद्दौला। अब देखिए, अगर मैं लिखूंगा करूंगा, कई बच्चे बोल रहे सर लिख दीजिए, तो बच्चों टाइम काफ़ी आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करें, ज़्यादा चीज़ सीखें, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर C, इसका सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 102 है, FIR मीन्स। अब आप जानते हैं कि FIR कोई भी चोरी घटना या कुछ हो जाता है गलत चीज़ तो हम लोग पुलिस में जाते हैं, ठीक है, FIR करते हैं। तो उसका फुल फॉर्म बच्चों जब हम ऑप्शंस देखते हैं ना हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका देखिए एकदम याद रखिएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगा, और हिंदी में भी यही होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है आपके सामने। अब देखिए, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो राष्ट्रपति हैं मनोनीत करते हैं, लोकसभा में कितने करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न थोड़ा सा बदल के पूछ लिया गया है। प्रश्न ये पूछा गया है, हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा। अब आपको पता है पार्लियामेंट होते हैं, उसकी 2 सभाएँ होती हैं, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट सदन होती है, लोकसभा का देखिए इलेक्शन होने जा रहा अभी, ठीक है। तो
इसमें कुल सदस्य देखिए कितने पूछ रहा है, कितने इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनोनीत कितने होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो मनोनीत भी करते हैं, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, इसका मैं उत्तर बता देता हूँ कि राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं, देखिए एक और चीज़ है, राज्यसभा में डायरेक्ट चुन के नहीं जाते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो ही इनको भेजते हैं। तो इसका राज्यसभा के लिए इलेक्शन जो होता है वो लोग करते हैं, आम पब्लिक नहीं चुनती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों 233 लोग, 233 लोग इलेक्ट होते हैं, यानी कि चुने जाते हैं, बाकी के मनोनीत होते हैं। तो एक और सवाल उठता है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें अभी भरी जा रही हैं और कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं, ये अलग प्रश्न है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को जब हम देखते हैं हम कंफ्यूज अक्सर होते हैं, सवाल की भाषा को आपको समझना पड़ेगा, तब आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अब विश्वास करिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ के हल कीजिएगा। ठीक है, और इस बार फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो जान लीजिए कंपटीशन है और मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द एजेंडा। अब हिंदी में कहे मीडिया द्वारा, मीडिया तब लिख ही लेंगे आप ना, मीडिया द्वारा कार्यसूची। जो बच्चों मेरा पेन है वो ऐसे ही चलता है, तो मुझे वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। कार्यसूची मतलब एजेंडा का निर्धारण। मीडिया जानते हैं, मीडिया किसको कहते हैं, टीवी हो गया, अखबार हो गया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया ही हैं। ठीक है, से क्या आशय है। ठीक है, तो ये सिंपल है कि इसका आशय क्या है। ठीक है, तो इसका आशय है बच्चों, मीडिया शेप्स आवर थॉट बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सम इशूज़। ठीक है, तो देखिए कई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं हिंदी में बता दूं ताकि आपको ऑप्शंस भी ध्यान रहे। मीडिया द्वारा सरकार का समर्थन, पहला ऑप्शन, जो कि गलत है। दूसरा है मीडिया द्वारा आम जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित करना। भाई क्यों, अगर सरकार सही काम करेगी तो प्रेरित करने की आवश्यकता ही नहीं है, गलत काम करेगी तो भाई सूचना दे सकती है। ठीक है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। मीडिया द्वारा कुछ मुद्दों को, देखिए मीडिया में हर एक मुद्दा नहीं आता है, कुछ मुद्दों को अधिक महत्ता देकर हमारे विचारों का निर्धारण। ठीक है, तो हमारे जो विचार हैं, मीडिया शेप्स आवर थॉट बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सम इशूज़। ठीक है, तो हमारे जो थॉट को बनाता है, कुछ इशूज़ पे, कुछ जो समस्याएं हैं या कुछ अच्छी चीज़ हो रही हैं उसको बताता है, हमारे सोच को बदलता है। ठीक है, फिर डी है मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना। करती है मीडिया, हमेशा नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब दिया हुआ है कि मीडिया सेट्स द एजेंडा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा, मीडिया द्वारा कुछ मुद्दों को अधिक महत्ता देकर हमारे विचारों का निर्धारण। ठीक है, अभी देखिए जीके के भी मैं प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, तो उसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा, वो प्रश्न बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज इज़ नोन एज। ठीक है, विविध फसलों का एकांतर, अब एकांतर ही कई बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, मतलब बारी बारी एक एक करके। ठीक है, बारी बारी। ठीक है, रूप से पंक्तिबद्ध तरीका, पंक्ति आप लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, ठीक है, पंक्तिबद्ध तरीके से उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों, मैं चारों ऑप्शन पहले बता दूं। ठीक है, पहला है आपका फसल चक्र, दूसरा है अंतर फसल, तीसरा है सीढ़ीनुमा कृषि और चौथा है समुच्च कृषि। ठीक है, और बाकी देखिए इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, जो सही आंसर है बच्चों वो है इंटर क्रॉपिंग, यानी कि अंतर फसल। ठीक है, अंतर फसल। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा आंसर, और हिंदी में प्रश्न फिर पढ़ देता हूँ। विविध फसलों का एकांतर बारी बारी से रूप से पंक्तिबद्ध तरीके से उगाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो अंतर फसल प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला मैं पढ़ दूं, दीवानी का आशय राजस्व वसूली के अधिकार से है। अब देखिए दीवानी प्रथा कहाँ चलती थी, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। दूसरा ऑप्शन बता दूं, फौजदारी अदालत किसी भी मामले को सिविल कोर्ट में भेजती है। ठीक है, और तीसरा है सहायक संधि को रिचर्ड वेलेजली ने लागू किया था। ये देखिए ये जो हैं
तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसी तरह के प्रश्न ऑप्शन वाले आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए जो सही पूछ रहा है कि करेक्ट कोड क्या है, अभी हम ऑप्शंस देख लेंगे, लेकिन हम यहीं जान लेते हैं कि इसमें दो जो कथन सही हैं वो कौन से हैं। दीवानी इज़ द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब दीवानी का आशय राजस्व वसूली के अधिकार से है, तो ये सही है। राजस्व वसूली दीवानी द्वारा किया जाता था। ठीक है, और दूसरा जो है फौजदारी आलत सिविल कोर्ट, ये वाला गलत है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये कई बार आता है कि सहायक संधि किसने दी, 4 इनके वायसराय जो भी हैं उनका नाम दे देते हैं। ठीक है, और पूछते हैं इनमें से किसने दिया, तो ये सब पॉइंट अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो सहायक संधि को रिचर्ड वेलेज़ली, ठीक है, ने लागू किया था। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइए ऑप्शंस को देखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। देखिए, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस प्रकार की खेती से कृषक परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो काफ़ी आसान है। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, सिंपल है ये। तो पहला ऑप्शन जो है वो है निर्वाह कृषि। क्या है? निर्वाह कृषि, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा वाला जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बहुत चल रही है। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यावसायिक कृषि, और मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि। जो यहाँ पर है, एक किसान को, आप खुद सोचिए, एक कृषक परिवार है, उसको अपनी आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करनी तो भाई कैसे भी जीवन यापन कर ले, यही ना होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी समझ के आप चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है बायोटिक रिसोर्सेज आर। ठीक है, जैविक संसाधन हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बदल बदल के कई बार आते हैं। ठीक है, तो आखिर जैविक संसाधन जो हैं मेड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। डेराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव से प्राप्त होते हैं। फिर है डेराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव से प्राप्त होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी बायोटिक रिसोर्स हैं बच्चों, जैविक संसाधन जो हैं वो होते हैं सजीव से प्राप्त होते हैं। सजीव मतलब जो जिंदा है उन्हीं से तो मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि स्कूल में जाके आपको इंग्लिश में ही बुक्स पढ़नी है, तो आप इंग्लिश से कतराएंगे तो बहुत ही समस्या होगी, और ऐसे बच्चे भाग आते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता है। और अगर आपको फ्री पढ़ना है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए फीस लगती है, फ्री पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। देखिए संजना बांदे का मैंने डाला हुआ है, जो इंडिया की 5th रैंक लाई, अलग से बात किया हुआ है कि कैसे पूरे बच्चों में फर्स्ट आ रही है क्लास में, कितनी मेहनत कर रही है, जबकि उसके एनएमएस में केवल 85 ही नंबर आए थे। तो बच्चों देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इंग्लिश का समझने का यहाँ प्रयास की एक देखिए तरीका है आपके लिए, तो सुनहरा मौका है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स। ठीक है, इसका मतलब है राज्य का धर्म से, राज्य का धर्म भाई जानते ही हैं। ठीक है, से पृथक्करण या अलगाव या बिलगाव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बच्चों सेक्युलरिज्म। ठीक है, यानी कि पंथ निरपेक्ष। अगर आप वो पढ़ते होंगे, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष आता है। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा, क्योंकि उन वीडियोस को मैं दोबारा बनाऊं मुझे ये लगता नहीं है बच्चों, ठीक है, कि मैं उसी पे दोबारा मेहनत करूं। मैं नई नई चीज़ें, नए नए प्रश्न लाने का प्रयास करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो आपने इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों प्रश्न है, मैं सोच रहा हूँ कि कितने पार्ट में इसको बनाऊँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। ठीक है, इसको और छोटा करूँ। इसके बाद है क्वेश्चन 110, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सीक्वेंस वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित घटनाक्रमों को आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसे हमें आरोही क्रम में सजाना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, अभी मैंने इसको बताया हुआ है डिटेल, लेकिन इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले आपका रोलेट सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, 1920 ये 1919 के आसपास है। ठीक है, इसके बाद आपका दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह, फिर है 1942 वाला आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों सही है। अब आइए बच्चों कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, इसमें और प्रश्न बचे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा आपको। ये प्रश्न मैं सोच रहा हूँ होमवर्क में दे दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, चौथा ऑप्शन है हेनरी लुइस तिवियन डेरेजियो। ठीक है, आपको मुझे बताना है यंग बंगाल मूवमेंट लिखकर। आप जिन्होंने बच्चों कुछ जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पहला सवाल है आपके सामने, ये देखिए आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो कौन है? ठीक है, SBI हो गया, ये सब हो गया, PNB हो गया, ये ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो सही आंसर है बच्चों वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश इन। ठीक है, नाबार्ड का आपको बच्चों मुझे फुल फॉर्म लिखना है, इसरो का ऑलरेडी आ चुका है। नाबार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है कृषि की, ये कृषकों को या संस्थाओं को लोन देता है कृषि संबंधी। ठीक है, तो नाबार्ड का आपको मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसकी स्थापना कब हुई ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हुई थी बच्चों इसकी 1982 में। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, वो ग्रीन जो रेवोल्यूशन हरित क्रांति हुई थी, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था बच्चों, इम्पॉर्टेंट है 1966 और 67 के बीच में। ठीक है, तो हरित क्रांति इस दौरान हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है इन इंडिया वैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। ठीक है, अब देखिए GST लगता है हर एक में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके पहले वैट था बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न फुल फॉर्म, और ये है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था बच्चों 1 अप्रैल 2005 को। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये जो करेंसी नोट होती है, जो करेंसी नोट होती है वो कौन इशू करता है? सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, करेंसी नोट जो नोट है कौन जारी करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद देखिए हमारा केंद्रीय बैंक है, यही बच्चों जो करेंसी नोट है यही जारी करता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, ऑफ द कंट्री इन प्राइवेट सेक्टर वाज एस्टेब्लिश इन एट। तो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट जोन है वो सूरत गुजरात में किया गया था, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हेड ऑफिस ऑफ कोका कोला कंपनी इज इन, जो कोका कोला आप लोग पीते हैं, ठीक है, ठंडा वाला, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो उसका हेड ऑफिस बच्चों एटलांटा में है, एटलांटा अमेरिका। ठीक है, इसके बाद येन, येन जो है करेंसी के भी प्रश्न आते हैं। येन जो है कहाँ की करेंसी, कहाँ की मुद्रा है? कहाँ की मुद्रा येन है, तो येन जो है बच्चों वो जापान की है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच स्टेट इज़ कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, किस भारतीय राज्य को मतलब चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ,
तो संतोष ट्रॉफी बच्चों, संतोष ट्रॉफी अब लिख ही लेंगे, ठीक है, बहुत कठिन तो हिंदी नहीं है, फुटबॉल, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक देखिए वर्ल्ड की बहुत फेमस किताब है दास कैपिटल, हिंदी में भी दासी लिखेंगे, ठीक है, तो आप मत सोचिएगा कि अलग शब्द है, ठीक है, दास कैपिटल ही आपको लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल, ठीक है, वाज रिटन बाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी है बच्चों, और ये लिखी गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है क्लासिकल डांस जो है उत्तर भारत का वो कौन सा है, ठीक है, क्लासिकल डांस जो है उत्तर भारत का कौन सा है, तो ये है बच्चों हमारा कथकली, सॉरी ये है हमारा, सॉरी कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है, नॉर्थ भारत का हो रहा है ना, कथकली तो वहाँ का है, केरला का है, कथक है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है विच इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल आपको पता होगा काबुल है, ठीक है। इसके बाद है रॉक गार्डन कहाँ पर है, सवाल आया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉक गार्डन, ठीक है, पहाड़ों का गार्डन, रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर है, तो रॉक गार्डन बच्चों ये है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की कैपिटल है ज़रा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद बच्चों कहते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, तो उसका पूर्वी भाग जो पूर्वी छोर है सबसे, उसका क्या मान है, ठीक है, तो उसका मान है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इस तरह से अगर और वीडियोस बनाने हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।